दोस्तों, बताइएगा वीडियो क्या सही दिख रही है, फ्रेश है? हाँ, वीडियो फ्रेश हो या ना हो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी आप जो है बहुत अच्छा अपना मैथ्स कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के जरिए। तो ये सीटेट मैथ्स सेट 1 है। इसी तरह कुछ कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से ये आपको एक वैल्यू दी हुई है, इसमें आपको इसका जो है सन्निकट मान निकालना है। सन्निकट मान का मतलब होता है कि उसका निकटतम वैल्यू क्या होगा अगर उसको सॉल्व किया जाए तो देखिए अगर हम बात करें, मान के चलिए एक संख्या हम मान लेते हैं 6 और एक संख्या मान लेते हैं 7 और एक संख्या मान लेते हैं 8। अगर हमको यहां पर 7.5 दिया हुआ रहता तो ये 7.5 तो हमारा ये मिडिल वाला होता, ये हमारा बिल्कुल बीच वाला हो जाता। लेकिन अगर यहीं पर आपको 7.6 दिया हुआ है, 7.6 मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये आपका 8 के करीब चला जाएगा। किसके करीब चला जाएगा? 8 के करीब। और अगर आपको ये 5 से थोड़ा सा कम दिया रहता, मान के चलो 7.4 दिया रहता, तो हम लोग जो गणना करेंगे वो गणना करेंगे 0.5 से। 0.5 से कम रहेगा तो पिछले वाले के नजदीक जाएगा वो, 0.5 से ज्यादा रहेगा तो अगले वाले के नजदीक जाएगा वो। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर 7.4 बोलेगा हमको, 7.4, तो यहां पे देखा जा रहा है कि 5 से ये कम है, 0.5 से ये कम है, इसका मतलब पिछले वाले के करीब जाएगा, तो इसका मतलब ये 6 के करीब चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 0.5 से गणना करते हैं। अब जरा यहां पे बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 2.9 जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है 2.9, ये किसके करीब है, तो आप कहोगे कि ये 2.9 है, 9.5 से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 3 के करीब हो जाएगा। अगर वहीं पे हम बात करें 7.49 की, ये किसके करीब है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो अंक है वो 5 से कम है, 5 से कम है, मतलब कहने का ये है कि ये आपका 7 के करीब चला जाएगा। अगर वहीं पे बात करें 11.51, तो यहां पे आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद जो अंक है, यानी कि ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये 5 से भी कुछ ज्यादा है, 5 से भी कुछ ज्यादा है, यानी कि लगभग ये 12 के करीब चला जाएगा। इसको कहते हैं सन्निकट मान। अब इस पे आप इसको सेट कर दीजिए, तो 2.9 को हम लिखेंगे 3, 7.49 को हम लिखेंगे 7 बाय 11.51 को हम लिख सकते हैं 12। तो ये हमारा हो जाएगा इसका सन्निकट वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? हमारा सन्निकट मान। अब ये देखिए ऑप्शन में कहां पर 3 × 7 × 12, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या था? 0.5 वाला कॉन्सेप्ट था। 0.5 से कम रहेगा तो पिछले वाले के करीब करना है, 0.5 से ज्यादा रहेगा तो अगले वाले के करीब करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार जो है सीटेट रिपीट कर चुका है, इस बार भी करेगा। 5 क्रमागत संख्याओं में से दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब इस तरह के क्वेश्चंस में काफी ज्यादा फंसते हैं अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है। जिनकी बेसिक्स अच्छी है वो तो निकाल लेंगे आराम से। तो 5 क्रमागत संख्या बोली जा रही है। सबसे पहले 5 क्रमागत संख्या आपको मान लेना है। तो हम सबसे पहले पहली संख्या x मान लेते हैं, और क्रमागत संख्या का मतलब हुआ कि उसमें आपको प्लस करते जाना है 1 क्रमागत। जैसे 5 के बाद क्या आता है? 6, कैसे आया? 1 जोड़ने पे आया। 6 के बाद क्या आता है? 7, कैसे आया? 1 जोड़ने पर आया। तो इसी प्रकार अगर पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 2, चौथी संख्या क्या हो जाएगी? x + 3। और कितनी संख्या है? 5 संख्या है, तो एक और लेंगे x + 4। 5 क्रमागत संख्याओं में से दूसरी संख्या 49 है। दूसरी संख्या क्या है? 49 है। अब जरा ध्यान देना, ये हो गई हमारी पहली संख्या और ये हमारी हो गई दूसरी संख्या, और इसी दूसरी संख्या का मान आपको दिया हुआ है कितना? 49। कितना दिया हुआ है? दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है? 49। तो इसको 49 के इक्वल टू हम लोग कर दिए। अब जरा ये ध्यान देना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 49, ये +1 उधर जाएगा -1। आप कहोगे सर x का वैल्यू हो जाएगा 48। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 48 हो गया x का वैल्यू। अब यहां पे ध्यान देना,
इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सम संख्या का गुणनफल आपसे मांगा जा रहा है। सबसे पहले पांचों संख्याएं निकालिए आप, देखिए ध्यान से, पांचों संख्या सबसे पहले निकालते हैं। तो पहली संख्या x थी, इसका मान तो 48 आपका आ चुका है। दूसरी संख्या है x प्लस 1, यानी कि एक जोड़ना है x में, तो 48 में एक जोड़ देंगे 49 हो जाएगा। फिर कहता है तीसरी संख्या के लिए x प्लस 2 कर दो, क्या कर दो, x प्लस 2, तो 48 में से हम कितना 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब कहता है x प्लस 3 कीजिए, यानी 48 में 3 जोड़िए 51 हो जाएगा। और कहता है x में आप 4 जोड़िए, यानी 48 में 4 जोड़िए 52 हो जाएगा। तो ये वो 5 संख्या हम लोगों ने प्राप्त कर लिए, लेकिन ये 5 संख्या नहीं मांगी जा रही है, ध्यान देना, 5 संख्या नहीं मानी जा रही है। बस आपको इस चैनल पे ठहरना है, थोड़ा सा ठहर के देखो, ठीक है, उसके बाद देखना कितना मजा धीरे धीरे आता है। तो ये 5 संख्या हम लोगों ने यहां पर निकाल ली है। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें से जो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का गुणनफल बताइए। सम इसमें कौन कौन सी बताइए। सम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 से भाग लगने वाला एक ये है हमारे पास, एक ये है और एक यहां पर है। अब इन तीनों का गुणनफल निकालना है, 48 गुने 50 गुने 52, 48 गुना 50 गुना 52। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको गुना करके हम यहां पर लिख देंगे। तो 48 गुना 50 गुना 52 अगर हम करते हैं, 48 गुना 50 गुना और कितना 52 है, ठीक है, अगर इतना गुना करते हैं तो हो जाता है 124,124,800। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया सम संख्या का गुणनफल। आपसे ये भी मांगा जा सकता था कि विषम संख्या का गुणनफल बताइए। एक ही क्वेश्चन में 2 चीज सीखिए आप। आपसे सम संख्या का गुणनफल पूछा गया, आपने सम संख्या को गुना कर दिया। अगर आपसे पूछा जाता विषम संख्या का गुणनफल बताइए, तो आपको 49 और 51 को गुना कर देना था और यहां पे निकल जाता। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि सम संख्या का योग बताइए। आपसे यह भी पूछा जा सकता था विषम संख्या का योग बताइए। आपसे यह भी पूछा जा सकता था सम संख्या का योग और विषम संख्या के योग का अंतर बताइए। तो सम संख्या का योग कर देते, विषम संख्या का योग कर देते, दोनों को घटा देते। आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां पे जरूरत है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की, ठीक है, किसी भी तरह से। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें सम संख्या, अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा जाएगा कि सम का गुणनफल क्या होगा। हो सकता है आपको पूछ दे विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आपको विषम संख्या को गुना करना होगा यहां पर। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। हो सकता है कि यहां पे गुना पूछा गया था तो जोड़ पूछ दे, कुछ भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, बनाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हैं, ये आपको बतानी है। दो संख्याओं के बीच कितनी दशमलव संख्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां पर 0.50 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 0.51, फिर क्या लिख सकते हैं 0.52, फिर 0.53 डॉट 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 कहां तक है 0.70 तक। तो 0.53 ये सब आ सकता है, लेकिन इसी के बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं आ सकती है, जरा ध्यान देना। 0.50 यहां पर था तो 1 आ सकता है, 0.511 आ सकता है, 0.5111 आ सकता है, 0.51111 आ सकता है। यानी इस तरह से अगर हम देखेंगे, फिर मान के चलो कि 0.512 आ जाएगा, 0.51112 आ जाएगा, 0.51112 आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं बनती है, यानी इसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि दशमलव के बाद आप 112, फिर 1112, 1113, मतलब दो संख्याओं के बीच जो है आपको पता होगा अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। याद रखना, परिमेय संख्या में पूछेगा तो अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता। इसी प्रकार यहां पे दो संख्याओं के बीच में अगर दशमलव संख्याएं पूछी जाए आपसे तो अनंत संख्याएं होती है। कितनी होती, अनंत संख्याएं होती है, ठीक है, याद रखिएगा यहां पर, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता, ये आगे बढ़ाते जाओगे और ये बढ़ते जाएगा।
चलो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनंत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 708 में कितने दहाई 10 हैं? देखो भाई, अच्छे विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, अच्छे ने गलत किया था, ठीक है? तो आपसे भी गलत ना हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। 708 में कितने दहाई 10 हैं? तो लोगों ने सोचा कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से होगा, और इकाई दहाई देखा उन्होंने 0 और आंसर लगा दिए 0, और उनके हो गए गलत, 1 नंबर उनके कट गए, ठीक है, मुफ्त के कट गए। अब जरा ध्यान देना, यहां पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, आपको इसका स्थानीय मान नहीं पूछा जा रहा, आपको पूछा जा रहा है कि कितने दहाई 10 हैं, यानी कितने 10 हैं इसके अंदर। 708 में कितने 10 हैं? तो आपको सिंपली 10 से इसको डिवाइड करना है, 70 हो जाएगा। 8 आया, नहीं जा रहा, तो यहां 0, यानी 70 ही 10 होंगे उसमें। टोटल कितने 10 होंगे? 70 10 होंगे, 70 से ज्यादा 10 नहीं, क्योंकि अगला तो 8 ही बचता है आपके पास। अगला आपके पास कितना? 708 में 700 आ ही गया, सिर्फ 8 बचता है, तो यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा 70। आपको यह बताना था कि इसके अंदर 10 कितने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कुछ और ऐसे प्रश्न जो कि सीटेट लगभग हर बार रिपीट करता है, और ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको जरूर देखना चाहिए, इनको जरूर बनाना चाहिए। देखिए, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उनमें से जो आपके 3 विषय हैं उनमें से 70, 75, 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीटेट जरूर पूछता है, आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे, एक बच्चे द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य आपको बोल रहा है। 5 विषय हैं, कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। तो देखिए, बहुत इजीली हम लोग करेंगे, जैसे कि पहला विषय में कितना नंबर आया? 70, दूसरे विषय में कितना आया? 75, और तीसरे विषय में कितना नंबर आया? 80 नंबर आया। बाकी जो चौथा विषय है और जो 5वां विषय है उसके मार्क्स का आपको पता नहीं है, उसके नंबर का आपको पता नहीं है, तो यहां पे हमको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, और चौथा विषय जिसमें कि जितने भी नंबर उसने लाए होंगे उसको x मान लेना है, और 5वें विषय को y मान लेना है। यानी कि माना कि चौथे विषय में उनको x मार्क्स आए और 5वें विषय में y नंबर आए, ठीक है? देखो, बिल्कुल सिंपल है, 70, 75, 80 प्लस x प्लस y हो गया, ठीक है? प्राप्त अंक किए, ठीक है? उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? सबसे पहले यहां देखो कि इस 5 विषय में जो उसने मार्क्स प्राप्त किए उनका माध्य कितना दिया हुआ है? उनका माध्य दिया हुआ है 74। माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब सभी आंकड़े को जोड़ दो और जितने भी आंकड़े हैं उसको गिन के नंबर बैठा दो। जैसे सबको हमने यहां पे जोड़ दिया, प्लस, सब जगह हमने प्लस लगा दिया। अब ये हैं कितने? 1 2 3 4 5 हैं, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे? 5 डाल देंगे, और यही माध्य के बराबर होता है। तो माध्य कितना है हमारा? 74, तो इसको हम लोग 74 के बराबर कर देंगे। अब अगर इसको जोड़ा जाए, 70, 75 और 80 को जोड़ा जाए, तो ये हो जाएगा लगभग 5, और उसके बाद 8 7 15, अब 15 और 7, 8 7 15 और 7 कितना हो गया? 22, यानी कि 225, और प्लस हो गया आपका x और प्लस हो गया आपका y, और नीचे आपका ये 5 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा हमारा 74। अब देखो, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा फिर वहां से आपका सवाल बन जाएगा। जैसे कि मान के चलो आप यहाँ पे ये भाग में है, भाग से आपको इसको गुना में भेजना है, यानी 2 2 5 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये भाग से इसको गुना में भेजो, 5 चौके 20 के 0 बचा 2, 7 5 35, 2 हो गया 37। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 370, ये प्लस में है, इसको उस बगल माइनस में करेंगे, यानी कि ये 2 2 5 यहां पे माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देना है, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा आपका 6 में से 2 गया, बच गया 4, और फिर 3 में से 2 गया, बच गया 1। यानी कि ये जो 2 विषय थे, इन 3 विषयों को छोड़कर, 70 75 और 80 को छोड़कर जो 2 और विषय थे, 5 विषय है ना टोटल, तो जो 2 विषय थे उसमें से दोनों को जोड़ के कितने अंक मिले हैं उनको? 145 अंक मिले हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था
कि उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य निकालना है। बाकी 2 विषय में प्राप्त अंक तो आपको प्राप्त हो गए, ये हो गए 2 विषयों में प्राप्त अंक, ये वाले 2 विषयों में प्राप्त अंक हो गए। अब ये 2 जो विषय हैं इनके माध्य निकालने हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनके माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने अंक दोनों में मिले उससे 2 से भाग दे देंगे। 2 विषय है इसीलिए 2 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का मान हो जाएगा 145, नीचे कितना 2, यानी इसको भाग दे देंगे, 2 सते के 14, 2 दूने के 4, 1 बचा 2 पंचे 10, यानी 72.5 निकल गया आपका उन 2 विषयों का माध्य। जो 2 विषय यहाँ पे अंक नहीं दिए हुए थे, जैसे 70, 75 और 80 आपका दिया हुआ था 3 विषय में प्राप्त अंक, बाकी जो 2 विषय और थे उनका माध्य कितना निकल गया, 72.5। चलो इसको हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगली संख्या पहचानिए। नेक्स्ट संख्या हमको पहचानना है। थोड़ा सा ध्यान देना, अगली संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10। इसमें ये अगली संख्या यहां पर क्या आएगी, यहां पे एक पैटर्न आपको दिया हुआ है, ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को फॉलो करना है और बताना है कि अगली संख्या आपकी क्या आने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर क्या चल रहा है, फिर पैटर्न क्या चल रहा है। देखो यहां से यहां पे 4 हो गया यानी +2 हुआ, 2 जुड़ा, और थोड़ा सा ऊपर देखना 3 से हो गया 6 यानी कि यहां पर 3 जुड़ा। नीचे हर बार एक अंक को एक अंक छोड़ के 2 जुड़ रहा है और ऊपर में बार बार 3 जुड़ रहा है। जरा और देखना यहां पर, जैसे इस 4 से देखते हैं, इस 4 से यहां पर 6 हो गया, 2 जुड़ा, और यहां पर इस 6 से यहां पर 9 हो गया, कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। उसी प्रकार 6 से फिर 8 हो गया यानी 2 जुड़ा, और यहां पर कितना, 9 से आपका 12 हो गया यानी 3 जुड़ा। तो नीचे 2 जुड़ते जा रहा है और ऊपर में 3 जुड़ते जा रहा है। तो जोड़ते जाओ आप, 8 से यहां पर 2 जुड़ा, बन गया 10। फिर यहां पर 12 से आपका कितना जुड़ेगा ये बता दो, 12 से कितना जुड़ेगा, तो ऊपर में 3 जुड़ते आ रहा था तो ऊपर में 3 ही जुड़ेगा, यानी कि यहां पर जुड़ेगा 3। तो 12 और यहां पे 3 जुड़ेगा तो अगला अंक कितना आ जाएगा हमारा, 15, यानी कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। पैटर्न को फॉलो करते जाना है और यहां पे जो पैटर्न चल रहा होगा, अगर यहां पे 2 जुड़ रहा था ठीक है, कहीं आपको 3 जुड़ा हुआ मिल सकता है, कहीं एक माइनस आपको मिल सकता है। पैटर्न को पकड़ना है, जो करते जा रहा है वो आपको कर देना है, लास्ट में आपका आंसर आ जाए। जैसे कि यहां पे 12 था, हर बार यहां पर 3 जुड़ रहा था तो हमने 12 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 15। ये 15 हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया, ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो आने वाला था आगे में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कई बार सीटेट ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान से देखिएगा। अंक 0, 1, 4, 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब इसको अगर हम समझा के बोले तो बस 0, 1, 4, 7 4 अंक आपके पास हैं, 0, 1, 4, 7। अब इसको बिना दोहराए मतलब कि रिपीट नहीं करना आपको, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या बनानी है। अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएं तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, बड़ा अंक पहले लेना होगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में आपको लिखना होगा। तो इसको हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं, 7, 4, 1, 0 घटते क्रम में लिख दिए, यही हमारी बड़ी संख्या बन जाएगी इन 4 अंकों का प्रयोग करते हुए। अब अगर हमको छोटी संख्या बनानी है तो क्या करना होगा, जैसे यहां घटते क्रम में लिए थे तो इनको बढ़ते क्रम में ले लेंगे तो छोटी संख्या बन जाएगी। बढ़ते क्रम में लेते हैं, जैसे 0, 1, 4, 7, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। तो ये हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिए गए अंकों का प्रयोग करके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब पूछ रहा है यहां पर कि अंतर क्या होगा। अंतर मतलब कि उसका घटाव, तो इन दोनों में से जो बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो जैसे कि हमने यहां पर घटा दिया, 7, 4, 1, 0 में से हमको माइनस कर देना है 0, 1, 4, 7।
तो 10 में से 7 गया बचा 3, और यहाँ पे 10 में से 4 गया बचा 6, उसके बाद यहाँ बचा 3 में से 1 गया बचा 2, और फिर यहाँ पर 7, यानी 7263। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखेगा 7263, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया अभी तक। आइए 3-4 और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सीटेड पूछने की संभावना है, और आपको ये क्वेश्चन सीखना ही चाहिए। आपका अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो ये क्वेश्चन सबसे पहले सीखें, उनके बाद कुछ क्वेश्चन को आप सीखें तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। ठीक है, इन गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। अब ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो ऐसे समझ में आपको कुछ नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999, मतलब 999। 3 अंकों की बड़ी बोलेगा तो 3 9 आपको देना है, 4 अंकों की बोलेगा तो 4 9 देना, इस तरह से। ठीक है, अब यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया, कितना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया 999 को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी लेनी है, ये है आपकी 3 अंकों की और ये है आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 2 9 लेंगे, यानी 9 और 9 मतलब 99 से गुना किया जाता है, मतलब इन दोनों को गुना किया जाता है। चलिए जो बोला जा रहा है वो हम करेंगे, 999 को इसको गुना कर देंगे 99 से। ठीक है, इन गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब इनका जो गुणनफल आता है उनको 2 अंकों की जो सबसे छोटी विषम संख्या। अब बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 2 अंकों की होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 11 होगी, क्योंकि 11 से छोटी 10 है और 10 है सम संख्या, और 10 से छोटी जितनी भी संख्या है वो 1 अंक की है, लेकिन हमको 2 अंक की लेनी है। तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 11। तो 11 से क्या करना है, विभाजित करना है, मतलब कि भाग देना है, इसलिए हमने नीचे में डाल दिया 11। अब इसको हम लोग कटाते हैं, 11 से 99 9 बार में कट गया, कितना बच जाता है हमारा 999 इंटू 9। 999 गुना कितना बच जाता है, 9 बच जाता है। 999 गुना 9, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये आ जाता है 8991, और यही इसका हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सरल करना है। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, ये याद रखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, ठीक है, याद रखिए। इस तरह से जो है सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए, तब जाके बेसिक मैथ्स आपके पकड़ में हमेशा रहेगा और ऐसे सवाल आपसे बनेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। दिल्ली में एक स्टेडियम है, ठीक है, दिल्ली में एक स्टेडियम है और ये जो ट्रैक है ये है 800 मीटर का ट्रैक। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं, कितने किलोमीटर की मैराथन, 20 किलोमीटर की मैराथन इस ट्रैक पे दौड़ा जा रहा है, 20 किलोमीटर की मैराथन, 20 किलोमीटर का, ठीक है। तो आपको ट्रैक पर कितने चक्कर लगाने होंगे, ट्रैक पर कितने चक्कर लगाने होंगे। आप सबसे पहले ये देखिए, ट्रैक की लंबाई 800 मीटर दिया हुआ, यानी ये जो घेरा है, गोल घेरा जिस पर लोग दौड़ेंगे वो 800 मीटर है, और आपको दौड़ कितनी लगानी है, 20 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। ये एक जो यहां पर ये राशि है ये मीटर में दी हुई है और ये राशि जो है किलोमीटर में, दोनों को एक राशि में सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले लिखिए तो आप, ट्रैक की लंबाई कितनी है, ट्रैक की लंबाई कितनी है, ट्रैक की लंबाई है हमारी 800 मीटर, और जो मैराथन दौड़ है, मैराथन दौड़ जो है आपकी वो कितनी है, मैराथन दौड़ आपकी कितनी है, 20 किलोमीटर। और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा 20,000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या 1000 से गुना करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 20,000 मीटर। अब यहां पे बोला जा रहा है कि ट्रैक पर कितने चक्कर आप काटेंगे, इस ट्रैक पर कितने चक्कर आप काटेंगे
जो कि आपके 20 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे, यानी आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। तो यहां पर चक्करों की संख्या आपको निकालना है, चक्करों की संख्या। अगर आपको चक्करों की संख्या निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपकी जो मैराथन दौड़ है, जितनी दौड़ है आपकी मैराथन दौड़, यानी टोटल डिस्टेंस आपकी जितनी है, कितनी है 20,000, उसमें एक बार जो ट्रैक में आप रन करोगे कितना मीटर तक चलोगे, 800 मीटर, यानी ट्रैक की लंबाई है 800 मीटर, तो उससे आपको डिवाइड दे देना है, 800 से हम डिवाइड दे देंगे, यानी कि कुल दूरी बटा ट्रैक की लंबाई, कुल दूरी बाय ट्रैक की लंबाई आपको करना है। अब इसको अगर हम कटाते हैं, यहां से कट जाएगा ये, और ये कितने बार में कट गया, 8 दूने के 16, 4 20, 8 पंचे 40, यानी 25 बार में कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है कितने चक्कर लगाने होंगे, हमको कुल 25 चक्कर लगाने होंगे। कितने चक्कर, 25 चक्कर हमको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा 25 चक्कर। क्या हो जाएगा, 25 चक्कर। इस तरह से आप निकालोगे। जो आपको जो दूरी दी हुई, जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ रहेगा, उस डिस्टेंस में आपको भाग दे देना है एक चक्कर की लंबाई, या ट्रैक दे दे या तो कुछ और दे दे, एक बार दौड़ने पर जो लंबाई होगी। अब इसी में कभी कभी धावक वगैरह, क्वेश्चन में धावक दे, कोई धावक इतना दौड़ता है, एक बार दौड़ने में इतनी दूरी तय करता है, तो बताएं कि वो कितना चक्कर काटेगा। इस तरह का सवाल आपको यहां से आएगा, ठीक है, याद रखिए, इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुक्रम 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 की अगली संख्या आपको बतानी है, यानी ये एक प्रकार की सीरीज आपको दे दी गई। इस सीरीज में यहां पे कौन सी संख्या आएगी, 34 के बाद कौन सी संख्या आएगी, इस संख्या को आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए यहां पर इसका पैटर्न देखना है, इसका पैटर्न आपको पकड़ना होगा। ये एक तरह से रीजनिंग में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, बल्कि यूं कहें कि रीजनिंग ही है। पैटर्न पकड़ना होगा। देखो, पिछला दोनों अंक को अगर हम जोड़ें 1 और 0 तो अगला अंक प्राप्त होता है, यानी कि 0 + 1 = 1। पिछला 2 अंक जोड़ते हैं, अगला प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार जरा यहां ध्यान देना, ये दोनों पिछला को जोड़े 1 और 1, 1 + 1, तो इसके अगला वाला जो है सीरीज हमारे पास आ रही है, यानी 2। कुछ और देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये दोनों यहां पे जोड़ते हैं हम लोग 2 + 1, यानी 2 1 3, यानी 1 + 2, 1 + 2 = 3। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि पिछला दोनों अंक जोड़ने पर अगला अंक हमको मिल रहा है, नहीं, पिछला दोनों अंक जोड़ेंगे अगला अंक मिल रहा है। तो हमें 34 के बाद वाला अंक हमको चाहिए, तो 34 के बाद वाले अंक को प्राप्त करने के लिए पिछले दोनों अंक को जोड़ देंगे, क्योंकि इधर भी पिछले अंक को जोड़ने पर ही अगला अंक मिल रहा था। तो पिछला दोनों अंक जोड़ेंगे, यहां पर 4 1 5 और उसके बाद 3 2 5, यानी अगला जो यहां पर अंक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा, 55। तो अनुक्रम, इस अनुक्रम की अगली संख्या आने वाली है 55। अब आपको ऑप्शन में मान के चलो कुछ भी दिया रहता, 20 मान के चलो रहता, 30, या सी नंबर रहता 65 और डी नंबर रहता 55, तो आप आराम से 55 मार देते, ठीक है। तो कुल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। आप इस क्वेश्चन को मत देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने की टेक्निक को देखिए, इस टेक्निक को सीखिए। तो आपके पास इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिजिट को चाहे चेंज करके पूछे या जैसे भी पूछे, आप उसको आराम से कर पाओगे, ठीक है। आपकी बेसिक अच्छी नहीं है, फिर भी आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी मैथ्स की बेसिक्स को अच्छा बना सकते हो। तो अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे द्वारा लिखी गई नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर सिंपली आपको व्हाट्सअप करना है, हमारे द्वारा लिखी गई हैंड रिटन नोट्स बेहतरीन फॉर्म में आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।